भिवानी की मनीषा कल यानी 21 अगस्त को पंचतत्व में विलीन हो गई। कल मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार हो चुका, लेकिन मनीषा की मौत की मिस्ट्री अब भी अपनी जगह कायम है। बहुत सारे सवाल हैं इस मनीषा की मौत को लेकर। हाल के वक्त में शायद ये पहला केस है जिसमें मौत की सच्चाई पता लगाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बार पोस्टमार्टम किया गया। सारे सवालों के साथ आज की कहानी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 सवाल जो काफ़ी कुछ इशारा करते हैं मनीषा की मौत और सच्चाई को लेकर। पहला, एक स्टेट का बॉस होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जब मनीषा की मौत हुई 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली, उसके बाद से हंगामा शुरू हो गया था। 15 और 16 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा था। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री खुद स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जो भी मनीषा का गुनहगार होगा उसे सरकार बख्शेगी नहीं, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। उन्होंने लोगों से, मनीषा के घर वालों से वादा किया। ये बात मनीषा की मौत का खुलासा होने के 2 दिन बाद की है। अब यहीं पे एक सवाल उठता है, जिस दिन मनीषा की लाश मिली यानी 13 अगस्त को, हरियाणा पुलिस के हिसाब से मनीषा की लाश के साथ उसके बैग में एक नोट मिला था, जिससे पुलिस का कहना है कि एक सुसाइड नोट है। अब जब सुसाइड नोट पुलिस के हाथ लग चुका और वो भी 13 अगस्त को, पुलिस अपने साथियों से, अपने सीनियर से तो शायद झूठ नहीं बोलेगी ना छुपाएगी। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या हरियाणा पुलिस ने अपने सबसे बड़े बॉस यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर तक से इस सुसाइड नोट की बात छुपा ली? क्योंकि अगर ये नोट और इसकी सच्चाई हरियाणा के सीएम को पहले ही मालूम होती तो वो लाश मिलने के 2 दिन बाद लोगों को ये भरोसा न दे रहे होते कि हम कातिलों को या मनीषा के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। क्योंकि पुलिस के हिसाब से तो ये एक सिंपल खुदकुशी का मामला था, क्योंकि सुसाइड नोट मिला बैग से। तो जब सुसाइड नोट मिल गया तो फ़र्ज़ है पुलिस का कि अपने बॉस को यानी मुख्यमंत्री को ये बताए कि सर, मनीषा का कत्ल नहीं हुआ है, उसका रेप नहीं हुआ है। ये लोग जो गुस्से में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें गलतफहमी हुई है। असल में तो ये रहा सुसाइड नोट मनीषा के हाथ का लिखा हुआ। तो इससे सीएम की भी फजीहत नहीं होती। अब पुलिस ने उनसे ये बात छुपाई और सीएम अनजान, और वो जाकर कह रहे हैं कि भरोसा दे रहे हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हम गुनहगारों को बख्शेंगे नहीं। तो जब कोई गुनहगार ही नहीं था तो सीएम को बोलने की ज़रूरत क्या थी? और गुनहगार था तो फिर पुलिस को बताना चाहिए था कि सच्चाई कुछ और है। तो पहला शक तो ये है कि हरियाणा पुलिस, चलिए मीडिया और बाकी लोगों से छुपा लिया, क्योंकि जब ये सुसाइड नोट मनीषा का मिला बैग में 13 अगस्त को लाश के साथ, 5 दिन तक हरियाणा पुलिस ने इस नोट को छुपा कर रखा था। जब हंगामा बढ़ा, धरना प्रदर्शन हुआ, चक्का जाम हुआ जगह जगह, भिवानी से निकलकर दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में जब मनीषा की मौत के इंसाफ को लेकर लोग गुस्से में आए, तब अचानक 5 दिन बाद पुलिस जागती है और कहती है सॉरी मैं तो भूल गया, उसके बैग से तो एक नोट भी मिला और आप लोग सब बकवास कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, ये सब धरना प्रदर्शन बंद कीजिए, ये तो मनीषा की मौत एक सुसाइड मौत है। और ये रहा वो सबूत। तो 5 दिन तक जो लेटर पुलिस दबा कर बैठी थी, 5 दिन बाद इस धरने प्रदर्शन लोगों के गुस्से के डर से सामने लेकर आई। और ये भी छोड़ दीजिए, डर से न लाए, कम से कम सीएम को तो बताना चाहिए ताकि सीएम इस तरह के बयान न दे सकते। तो यहीं से ये सवाल उठता है कि सुसाइड नोट की असलियत क्या है? क्या वाकई 13 तारीख को बॉडी के साथ ये मिली? और जो सुसाइड नोट मिला वो कह रहे हैं कि जो पन्ने पे लिखा हुआ है वो पन्ना एक स्कूली बच्चे की कॉपी का है। तो पहला सवाल, क्या पुलिस अपने सीएम से ऐसी बातें छुपाएगी? दूसरा, इससे भी बड़ा सवाल, जो नोट है जिसको बताया जा रहा है कि मनीषा का ये सुसाइड नोट है, उसमें कहीं पे भी एक लाइन ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं मरने जा रही हूँ या मैं जान देने जा रही हूँ। नंबर 2, उससे भी बड़ा सवाल, मनीषा के माँ बाप दोनों अंग्रेज़ी नहीं जानते, रोमन इंग्लिश भी नहीं जानते, हिंदी पढ़ लेते हैं। मनीषा को हिंदी आती है, मनीषा को हरियाणवी भी आती है, मनीषा के घर वालों को भी हरियाणवी आती है।
फिर मनीषा ने जिस अपने माँ बाप के लिए नोट लिखा वो रोमन इंग्लिश में क्यों लिखा, जबकि उसे पता है कि उसके माँ बाप इसका एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतना तो उसे पता था। तो अगर कोई शख्स अपनी आखिरी बात पहुंचाने के लिए किसी को लिख रहा है तो वो उसी की भाषा, उसी की जुबान में लिखेगा, न कि उस भाषा में जिसे पता है कि कोई और पढ़कर सुनाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो चाहती थी कि उसके माँ बाप, अगर उसने ऐसा किया और ये लिखा कि माँ बाप पढ़ेंगे, तो माँ बाप को तो इंग्लिश या रोमन इंग्लिश भी नहीं आती, ABCD पढ़ ही नहीं पाते। तो फिर उसने ये जो नोट लिखा ये रोमन इंग्लिश में क्यों लिखा, हिंदी में लिखना चाहिए। अगर यही तर्क है पुलिस का, हरियाणा पुलिस के पास इन दोनों सवालों के जवाब नहीं है। जवाब तो और भी बहुत सारे नहीं हैं। खैर, पूरी कहानी अब आपको सुनाता हूँ। 11 अगस्त को मनीषा भिवानी की रहने वाली 12वीं के बाद एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। सपना था नर्सिंग स्टाफ बनने का। पढ़ाई के साथ साथ वो नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी, उसके लिए कॉलेज में दाखिला चाहती थी। अगस्त को घर से निकली और अपने माँ बाप से कह कर गई कि वो आज कॉलेज भी जाएगी एडमिशन फॉर्म भरने के लिए, जानकारी लेने के लिए। सुबह वो जाती है स्कूल, फिर वहाँ से कॉलेज, उसके बाद गायब। घर वाले थाने पहुँचते हैं उसी रात। पुलिस वाले कहते हैं कहाँ भटक रहे हो, कहीं चली गई होगी मर्जी से, लौट आएगी। या तो ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि शादी के काट के साथ लौटे, शादी कर लेगी, किसी से प्यार होगा, इश्क का चक्कर होगा। परेशान मत हो, हमें भी परेशान मत करो। घर वालों को लौटा दिया। अगस्त की तारीख आ गई, 14 को भी घर वाले परेशान, मिली नहीं। तब मजबूरी में पुलिस वालों ने शाम के 7:30 बजे के आसपास FIR दर्ज की। 24 घंटे बीत चुके थे। और इसी हरियाणा के DGP साहब का एक दावा है कि हरियाणा इकलौता ऐसा स्टेट है जो मिसिंग कंप्लेंट को भी फ़ौरन उसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ ये केस नज़ीर है। 24 घंटे तक माँ बाप को पहले बेइज्जत किया और ये भी ताने मारे कि जाओ शादी के काट के साथ आ जाएगी। 24 घंटे के बाद खैर FIR दर्ज होती है। इसके बाद फिर 13 तारीख आती है। 13 तारीख को एक खेत पर एक लड़का जो काम करता था वो अचानक कुछ कुत्तों को देखता है। 4-5 कुत्तों का झुंड। वो करीब जाता है तो देखता है एक लाश पड़ी है, कुत्ते उस लाश को नोच रहे हैं। वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है, कुत्ता उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो डरता है, फिर शोर मचाता है, अपने मालिक को बताता है। फिर मालिक पहुंचता, देखता है एक लड़की की लाश है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है। चूँकि मिसिंग रिपोर्ट एक दिन पहले लिखी थी, कपड़ा हुलिया सब मालूम था, उन्हें यकीन हो गया कि ये लाश मनीषा की है। घर वालों को बुलाया, घर वालों ने आकर लाश की शिनाख्त की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब धीरे धीरे पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि एक मनीषा जो गायब थी उसकी लाश मिली और इस बुरी हालत में मिली है। हैरानी इस बात पे भी थी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर लाश की हालत इतनी ख़राब नहीं हो सकती। खैर, अब हंगामा शुरू हो गया। हंगामा शुरू हुआ तो पुलिस ने पहले भिवानी के सरकारी अस्पताल में पहला पोस्टमार्टम कराया और ये पोस्टमार्टम जो है 14 अगस्त को कराया गया। 14 अगस्त के पोस्टमार्टम के बाद हंगामा इधर और बढ़ता जा रहा है। तो फिर पुलिस ने मजबूरन 16 अगस्त को PGI रोहतक में पोस्टमार्टम कराया। दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थोड़ा बहुत हेरफेर था। उसकी वजह ये थी कि जब पहली बार पोस्टमार्टम होता तो बहुत सारे इंसानी अंगों को प्रिजर्व कर लिया जाता, निकाल लिया जाता, जैसे किडनी के, हार्ट के, बाकी विसरा, ताकि आगे उसके अगर एग्जामिन करने की ज़रूरत हो तो कर सके। तो जब सेकंड पोस्टमार्टम हुआ तो इसलिए उसमें आया कि इसमें से कई सारे इंसानी अंग गायब थे, जिसमें किडनी के बारे में लिखा हुआ था, इसके अलावा स्प्लीन था, यूट्रस था, ये सारी चीज़ें। लेकिन कई बार पोस्टमार्टम के दौरान ये अंगों को निकाल लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मिसिंग नहीं था। कई जगह पर ऐसी खबर आई कि ये सब गायब है, नहीं। पोस्टमार्टम के दौरान इन सारी चीज़ों को रखा जाता है। खैर, दूसरी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें शरीर पर चोट और निशान, ये सारी चीज़ें आई। और दोनों ही रिपोर्ट के बाद ये पुलिस ने कहा कि ये केस सुसाइड का है, मनीषा ने सुसाइड किया। उन्होंने दलील दी कि मनीषा ने अपने स्कूल के पास से एक कीटनाशक दवा खरीदी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसके शरीर से जहर के अंश मिले। 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका था। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली थी, वो ये कि अमूमन पॉइजनस के जो केस होते हैं उसकी जांच विसरा से होती है। विसरा एक पेट की थैली होती है। तो उस पेट की थैली में कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ या केमिकल गया है तो वो पता चल जाता है। लेकिन
पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आ जाती है। विसरा की रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि विसरा के सैंपल को एक ख़ास केमिकल या पानी या नमक के घोल में एक ख़ास मुद्दत तक के लिए रखा जाता है, फिर उसका कलर जिस हिसाब से चेंज होता है, फिर उस हिसाब से रिपोर्ट आती है पॉइजन है कि नहीं है, केमिकल कोई है कि नहीं है। लेकिन यहाँ विसरा रिपोर्ट भी आनन फानन आ गई, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने ऐलान कर दिया कि पॉइजन से हुई मौत है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। खैर, इसके बाद भी घर वाले मानने को तैयार नहीं, लेकिन फिर खबर आई कि दूसरे पोस्टमार्टम के बाद घर वाले राज़ी हो गए बॉडी लेने को, अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन फिर जब बाकी लोग पहुँचे, मीडिया पहुँची, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पर दबाव डाला गया। पुलिस ने हमसे कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लोगों ने चक्का जाम कर रखा, हंगामा हो रहा है और आप इस वक्त हमारा साथ दीजिए, मदद कीजिए, हम सही से जांच करेंगे, लेकिन आप अंतिम संस्कार करके ये सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और कहिए कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं। पर बाद में माँ बाप ने कहा कि हम पर दबाव डाला गया, इसने हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। इसके बाद अब फिर तीसरी बार ये हुई कि हमें भरोसा नहीं है हरियाणा पुलिस और उसकी जांच पर, तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। आखिरकार फिर नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम ऐलान करते हैं 18 अगस्त को शायद केस की इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन परिवार की दूसरी मांग थी कि पोस्टमार्टम जो है, चूँकि हरियाणा में हुआ, पहला भिवानी और फिर पीजीआई रोहतक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ हो सकता है, खेल हो सकता है, और ये हुआ है बहुत बार पहले। किसी केस को दबाना हो, छुपाना हो, मिटाना हो, तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेरफेर कर सकते हैं। तो ये हुआ कि इस रिपोर्ट से भी हमें भरोसा नहीं है, तो इसलिए उनकी मांग थी कि मनीषा की पोस्टमार्टम तीसरी बार हो, और इस बार हरियाणा में नहीं बल्कि दिल्ली के रेपुटेटेड एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। ये मांग भी मान ली गई और 20 अगस्त को पीजीआई रोहतक से मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली लाई गई और एम्स में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 20 अगस्त की रात ही वापस डेड बॉडी भिवानी के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में ले जाया गया। परिवार वालों से बात की गई, उन्होंने कहा आपकी दोनों मांग मान ली गई है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और साथ ही एम्स में पोस्टमार्टम हो गया। फिर घर वालों ने रजामंदी दे दी और इसके बाद कल सुबह भिवानी में मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहानी का पहला चैप्टर खत्म, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद क्या मनीषा की मौत का सच पूरी तरह सामने आ पाएगा? क्योंकि इस केस में जो कुछ हुआ वो अमूमन सिर्फ हरियाणा ही क्यों, हमारे देश की ज़्यादातर पुलिस का शुरुआती रवैया लगभग ऐसे ही रहता है। जब तक हाई प्रोफाइल मामला ना हो, मीडिया ट्रायल शुरू ना हो जाए, मीडिया में सुर्खियाँ ना बन जाए, पुलिस मिसिंग या इस तरह के केसेस को लापरवाही से ही ट्रीट करती है। तो खैर, अब इस केस की जो चीज़ें हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें कई इम्पोर्टेंट पहलू हैं। दो तो शुरुआत में ही आपको बताया था। मनीषा ने सलवार सूट पहन रखा था और जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसके चेहरे पर निशान थे, बल्कि चेहरा गायब ही था, और साथ ही गले पर निशान थे, शरीर के बाकी जगह पर नहीं थे। जो पुलिस का मानना है और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो ये है कि ये कुत्तों के नोचने की वजह से जख्म आए। इसमें कोई स्ट्रैंगुलेशन, गला घोंटने, बाकी चीज़ों के निशान नहीं मिले। और ये सब पोस्टमार्टम है, एंटीमार्टम नहीं, यानी कुत्तों ने भी जो नोचा खाया वो मौत के बाद है। अब यहाँ सवाल ये है कि एक लाश पड़ी हुई है और कुत्तों ने सिर्फ चेहरा और गला नोचा, हाथ पैर बाकी जिस्म का सारा हिस्सा सलामत है, और चश्मदीद के हिसाब से 4-5 कुत्तों का झुंड था। डाउट तो होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, बाकी शरीर का अंग सलामत है। दूसरा, जिस जगह पे ये सारी चीज़ें हुई, बारिश भी हुई थी, लेकिन कुत्तों के पैरों के या बाकी निशान वहाँ से पुलिस को नहीं मिले। पुलिस ने बाद में जो कहा कि उसने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान दी, तो कोई दवा हाथ में तो लेके जाएगा नहीं, शीशी होगी। आसपास की तलाशी में वो शीशी बरामद ही नहीं है। कोई अगर अपनी मर्जी से मरने जा रहा तो उसका अगर बैग वहीं पे है तो मोबाइल भी मिलेगा। मोबाइल आज तक पुलिस को नहीं मिली। क्या मनीषा पहले कहीं मोबाइल फेंकेगी और फिर जान देने जाएगी? ये बेतुका सवाल है, हो नहीं सकता। जो नोट मिला सुसाइड
वो एक बच्चे की कॉपी पे लिखा हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया, और उसमें कहीं ये नहीं कि मैं मरने जा रही हूँ। और जो माँ बाप को भाषा समझ में नहीं है, उसी भाषा में उसने नोट लिखा है। ये अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा जब पुलिस को डेड बॉडी मिली पहले दिन 13 अगस्त, 14, 15, 16, 4 दिन पुलिस ने चुप्पी साध रखी थी। हंगामा हो रहा, पुलिस ने कहा हम जांच कर रहे हैं, सीएम तक को भी यही बता रहे हैं। सुसाइड नोट का कभी जिक्र नहीं किया। कम से कम पेरेंट्स को तो बता सकते थे, या पेरेंट्स को इंट्रोगेट कर सकते थे। एक क्राइम का जो बेसिक केस है, एक पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये देख रही है कि उसको हर एंगल से जांच करना है, उसको रेप के एंगल से, मर्डर के एंगल से, सभी एंगल से, क्योंकि अच्छा पुलिस अफसर वही होता है। अब अगर उसके बैग से एक लेटर मिलता है तो पहली चीज़ क्या होगी? पहली चीज़ ये होगी कि हरियाणा पुलिस माँ बाप से अकेले में, और माँ बाप इस वक्त एकदम एक तरह से गुस्से में है और भीड़ भी हो रही है, तो पुलिस उनसे बात करेगी कि सुनिए, आपकी बेटी के बैग से एक नोट मिला है और उसमें ऐसी ऐसी बात है, वो मरने की बात लिख रही है, क्या कोई वजह थी? कुछ ऐसी बात हुई, कोई इश्क का मामला, कुछ और मामला, किसी चीज़ से दुखी थी? 13 अगस्त को सुसाइड नोट मिला और अगले 5 दिन तक पुलिस ने माँ बाप से इस नोट के बारे में एक बार भी पूछताछ नहीं की। किसी भी पुलिस अफसर, मैंने 2-3 पुलिस अफसर से बात की इस बारे में, उन्होंने हैरानी जताई कि हो ही नहीं सकता। एक केस की इन्वेस्टिगेशन में एक एक क्लू इंपॉर्टेंट होता है और ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट था। इस पूरे हंगामे, धरना प्रदर्शन को रोकने का तो पुलिस के पास सबसे बड़ा हथियार था। माँ बाप को दिखाते और पूछते। पुलिस ने 5 दिन तक पूछने की जहमत नहीं उठाई। 18 तारीख को जब धरना प्रदर्शन बहुत बढ़ गया, तब पुलिस ये वाला लेटर लेकर आती है, कहती है देखिए जी, ये कोई मर्डर नहीं है, कोई रेप नहीं है, ये तो ऐसे उसने खुद जान दी है। तो 5 दिन बाद पुलिस के इस अचानक नोट को सामने लेकर आना शक और सवाल पैदा करता है। और उससे भी बड़ा शक और सवाल ये कि 13 अगस्त को जब बॉडी मिली, 13 को ही उसके पेरेंट्स से पूछताछ होनी चाहिए थी, जो पुलिस ने 18 अगस्त तक नहीं की। अब क्यों नहीं किया ये पता नहीं। इसके बाद अब ये गायब थी मनीषा 11 अगस्त से। दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका फ़ोन स्विच ऑफ था 11 अगस्त को, जिस दिन गायब हुई। लेकिन फिर 6:30 बजे दोबारा ऑन हो जाता है। अब ये ऑन ऑफ क्यों करेंगे? ऑन होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ हो जाता है। ये मैं 11 अगस्त की बात बता रहा हूँ। 3 से 5 फ़ोन स्विच ऑफ था दोपहर को, फिर 6:30 बजे ऑन हुआ, फिर स्विच ऑफ हो गया, फिर रात के 12 बजे फ़ोन ऑन होता है 11 अगस्त, जो 12 अगस्त में तब्दील होने जा रहा है, और फिर दोबारा ऑफ हो जाता है। और उसी वक्त एक फैमिली को कॉल आती है जिससे आवाज़ समझ में नहीं आती। अब सवाल ये है कि एक शख्स जो मरने जा रहा है वो बार बार मोबाइल स्विच ऑन ऑफ कैसे करेगा? या तो ये फिर किसी गलत हाथ में फ़ोन था, अब वो कोई भी हो सकता है। इस फ़ोन के लोकेशन से भी पुलिस बहुत कुछ पता कर सकती थी जब भी ऑन हुआ, टावर कौन सा था उसका, कहाँ पे। लेकिन और ये भी कि जब ये फ़ोन जिस वक्त एक्टिव था, ऑन था, तो वहाँ और कौन कौन से ऐसे नंबर एक्टिव थे, उन एक्टिव को भी नंबर जो थे ज़ीरो इन करके पुलिस पहुँच सकती थी ऐसे लोगों पर जो, अगर ये सारा मामला क्राइम का था। इसके अलावा जो घर वालों ने कहा कि वो कॉलेज गई थी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए, और वहाँ जब पिता गए इनके, तो उन्होंने 2-3 लड़कों को शराब पीकर नशे में बैठते हुए देखा और उन्होंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की। कॉलेज प्रशासन ने भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया कि बेटी आई थी कि नहीं आई थी। फिर भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने की जहमत नहीं उठाई और न ही कॉलेज वालों के सामने कुछ कहा। ये एक एक कर सारी चीज़ें इस पुलिस की सारी थ्योरी पर सवाल उठाती हैं। खैर, कमाल देखिए, ये तो नीचे के पुलिस वाले हो गए। हरियाणा के डीजीपी यानी कि हरियाणा पुलिस के बॉस, सबसे बड़े पुलिस अफसर शत्रुजीत कपूर जी, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं हरियाणा के। अब जब ये सब मामला बढ़ा, इतना हंगामा हो रहा है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे रिपोर्टर बैठे हुए थे कि सवालों के जवाब चाहिए। डीजीपी साहब के जवाबों से आपको बहुत सारे सवाल और निकल के सामने आएंगे और आपको समझने का मौका मिलेगा। डीजीपी साहब से पूछा गया कि बताइए कि अगर ये एक आम केस था, एक सुसाइड का केस था, तो 3-3 बार आपने पोस्टमार्टम क्यों कराया? उनका जवाब था, ये हमने सिर्फ फैमिली को संतुष्ट करने के लिए कराया।
क्या एक सीनियर पुलिस अफसर या ऐसे इन्वेस्टिगेशन के केस में किसी को खुश और नाखुश करने के लिए बार बार पोस्टमार्टम कराएगा? अगर उसके पास सॉलिड दलील है, प्रूफ है, एविडेंस है, तो सीधा सीधे पेरेंट्स को दिखाएगा और कहेगा कि देखिए ये सच्चाई है। लेकिन इनका सीधा सा जवाब था कि हमने पहला 2 पोस्टमार्टम ठीक था। जो भिवानी और पीजीआई रोहतक के डॉक्टर हैं उनकी काबिलियत पर भी हम उंगली नहीं उठा रहे, ना सवाल उठा रहे, लेकिन घर वालों की बात थी तो हमने इजाज़त दे दी और उनकी मांग थी। इस देश में ऐसे कितने केस हैं जिसमें 3 पोस्टमार्टम हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी 2 ही बार हुआ, एक वहाँ और एक फिर दिल्ली के एम्स में। जनरली होता नहीं है, लेकिन यहाँ हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, इसलिए हमने 3 बार पोस्टमार्टम कराया। अगर ट्रांसपेरेंसी ही चाहते थे तो फिर 13 अगस्त को जब बॉडी मिली थी तब सुसाइड नोट की सच्चाई सामने लोगों के क्यों नहीं लाए? उसे क्यों दबा लिया? किस लिए दबाया 5 दिन तक? और 5 दिन के बाद जब हंगामा हुआ था अब अचानक ये लेकर आते हैं, और उसमें भी ये समझ में नहीं आया कि उसकी फ़ोटो कॉपी क्यों सामने दी गई? ओरिजिनल कहाँ है? अगर इतना पुलिस पे प्रेशर है और सब कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ओरिजिनल दिखा देते, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता। ओरिजिनल आज तक किसी को नहीं दिखाया गया। वो एक बच्चे की कॉपी के एक फ़ोटो स्टेट उसमें दिखाया गया है, और जिसमें कहीं ये लिखा कि हम बनने जा रहे हैं। अब ये था कि मीडिया को आप लोगों ने कहा जो आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौत के बाद जो धरने प्रदर्शन हुए उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भ्रामक तथ्य और फैक्ट्स को फैला रहे थे, और इसीलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। ऐसे तो हर केस में होता है। तो कोई पुलिस कभी धमकाती है कि नहीं भाई ऐसे करोगे तो हम ये कर देंगे, इस तरह की स्टोरी चलाओगे? स्टोरी लाइन क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये पुलिस तय नहीं कर सकती ना, ये तो मीडिया का काम है। और मीडिया में भी ये है कि अगर कोई गलत खबर चला रहा तो ये उसकी अपनी इमेज ख़राब होगी, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वो भी अपनी इमेज को दांव पर लगा कर वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिस तरह मीडिया पुलिस को नहीं बता सकती कि आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, वैसी तरह से पुलिस मीडिया को नहीं बता सकती कि आप कौन सी स्टोरी किस लाइन पर, किस एंगल पर चलाएं। अब उनसे पूछा गया कि अगर सब कुछ सही था तो आपने फिर पुलिस वालों को सस्पेंड किया, ट्रांसफ़र क्यों किया? क्योंकि एक एसपी साहब को हटाया गया, थाना इंचार्ज को हटाया गया, बाकी कुछ पुलिस वालों को हटाया गया। उनका जवाब था, इस पर भी देखिए आप, गलती कहीं नहीं मानी। उन्होंने कहा दबाव था, हटाया गया, और ये पुलिस वाले फिर अपनी सफाई में आकर अपना पक्ष रखेंगे तो इनको दोबारा बहाल भी किया जा सकता है। कहीं ये नहीं माना कि इन्होंने कोई कोताही बरती। उल्टे ये कह रहे हैं कि जब कॉल आया और ये लोग गए तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वाले पेश आए। उदाहरण आपके सामने है डीजीपी साहब। 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है और 12 अगस्त की शाम को एफआईआर दर्ज। ये 24 घंटे सबसे कीमती थे। अगर पुलिस उसी वक्त हरकत में आती तो मैं बाकी नहीं, अगर मनीषा की मौत उस वक्त तक हो भी चुकी थी तो कम से कम जानवरों के हाथों से नोचने से तो वो बच जाती। लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि अगर अब वो पुलिस वाले दोबारा आते हैं और अपनी सफाई देते हैं, उनकी सफाई में दम है, तो हम उनको बहाल कर देंगे। कमाल है। इन्वेस्टिगेशन पर जब उनसे पूछा गया कि ये कैसी इन्वेस्टिगेशन थी, इसमें सारी चीज़ें आ गई थी, उन्होंने कहा नहीं, हम तो प्योर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो फॉरेंसिक टीम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसी के हिसाब से हमने सारी कार्रवाई की है। तो अगर मैं आपकी साइंटिफिक और फॉरेंसिक को ही मान लूँ तो फिर जो शीशी थी, अगर पुलिस की थ्योरी के हिसाब से वो पॉइजन था, वो शीशी कहाँ है? एक लड़की जो अपनी मर्जी से मरने जा रही है, वो अपना फ़ोन कहाँ फेंकेगी? बैग से लेके नोट तक उसके पर्स में है, तो फ़ोन तो इधर उधर करेगी नहीं। शीशी मिली नहीं, सीसीटीवी कैमरे से आपने उसको देखा नहीं, लास्ट लोकेशन क्या है। जिस कॉलेज में आखिरी बार गई वहाँ पे पुलिस ने ज़रूरत ही नहीं समझा कि कुछ इंक्वायरी करें। तो फिर साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंस का ये दावा भी बचकाना ही लगता है। हर एक का यही सवाल था कि कहीं उस कॉलेज में तो कुछ नहीं हुआ था जहाँ 11 अगस्त को मनीषा गई थी, क्योंकि फादर के स्टेटमेंट के हिसाब से 3 लड़के शराब पीकर बैठे हुए थे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने उस कॉलेज और उसमें जांच में ही बहुत देर कर दी और कुछ किया ही नहीं। अब ये था कि भैया जो पुलिस की थ्योरी की जानवरों ने या कुत्तों ने बॉडी को नुकसान पहुंचाया, खाया, ये कैसे पता? तो ये पुलिस की थ्योरी थी कि एक किसान था, उसका एक लड़का था, उसने उसे देखा। इसका और कोई भी सबूत नहीं था।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, चलिए पुलिस की थ्योरी के मान लेते हैं 1 मिनट को, कि और यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कीटनाशक दवाएं मिली, जहर खाने से मौत हुई, जहर की शीशी भी खरीदी। पुलिस ने ये कहा कि स्कूल के पास एक शॉप है, शॉप से जाकर उसने लिया, उसके एविडेंस है, शॉपकीपर का स्टेटमेंट है, पर्ची है जो दवा खरीदी गई थी। ठीक है, यहाँ तक एग्री। बट ये कैसे पता किया जाए यह पुलिस ने किया कि उसने ये अपनी मर्जी से जहर पी या किसी ने जबरन पिलाया, कोई सबूत नहीं है। दूसरा, आमतौर पर पॉइजन खाने के बाद मुंह से झाग वाग निकलता है। अब तक की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, उसमें कहीं झाग का जिक्र नहीं है। और उससे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें, एक इंसान जिसके जिस्म में जहर है, उसको कुछ आवारा कुत्ते नोच रहे हैं, तो जहर का कुछ पार्ट उन कुत्तों तक भी जाएगा, उन कुत्तों पर भी असर होगा। क्या पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि उस जगह पे या उसके आसपास इस इंसिडेंट के बाद कुछ कुत्तों की मौत हुई जहर की वजह से, अगर जहर इतना स्ट्रांग था? एक किसी ने दलील दी कि नहीं, वो जहर ने जहाँ पे ज़्यादा असर किया वहाँ पर कुत्तों ने नहीं नोचा था। तो क्या कुत्ते इतने होशियार हो गए कि उन्हें पता है कि ये एक जहरीली लाश है और हमें कहाँ कहाँ नोचना है और कहाँ नहीं? फिर तो वो कुत्ते नहीं इंसान हो जाएंगे, वो भी चालाक। साथ ही इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस ने मनीषा की मौत को लेकर जो सवाल लोगों ने उठाए, जख्मों को लेकर, खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई जगह कंफ्यूजन पैदा कर दिया। कंफ्यूजन ये था कि जो पहली भिवानी के अस्पताल में पोस्टमार्टम मनीषा की हुई, उसमें लिखा था कि शरीर पर तिनके, घास और सड़े हुए टिश्यू मिले, शरीर पर जगह जगह मक्खियों के अंडे मिले, खोपड़ी और त्वचा पर सड़न, चेहरा और आंखें पूरी तरह नष्ट थीं, गर्दन का काफ़ी हिस्सा खराब हो चुका था, साथ ही पेट फूला हुआ था, यूट्रस और रेक्टम बाहर निकला हुआ था। जो PGIMS रोहतक में पोस्टमार्टम हुआ, उसमें था कि शरीर मिट्टी और घास से ढका हुआ था, बदबू आ रही थी, सिर पर 35-40 सेंटीमीटर लंबे काले बाल जटिल अवस्था में थे, चेहरा, नाक, कान और आंखें धसी हुई और सड़ी हुई थी। जबकि भिवानी वालों में आंखें गायब ही थी। अब भिवानी में पहली बार पोस्टमार्टम हुआ, ये याद रखिएगा। अगर ये PGI रोहतक कहती तो हो सकता था कि चलो जी पोस्टमार्टम के दौरान निकालने, हालांकि किसी टेस्ट के लिए आंखें पोस्टमार्टम के दौरान नहीं निकाली जाती जब तक कि आप नेत्र दान ना कर रहे हो, लेकिन आंखें भिवानी वाले कह रहे हैं गायब हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, धंसी हुई है। अब ये 2 चीज़ें अपने आप में ही शक पैदा करती हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जख्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अंग, इन सब को लेकर थोड़े बहुत अंतर थे और इसीलिए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मनीषा के फैमिली के लोग और वहाँ जो बाकी धरना आदर्शन मूवमेंट चला रहे थे, उन्होंने बारीकी से एक्सपर्ट से पूछा और उन्होंने शक जताया कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है। और तब ये फैमिली ने मांग की कि हमें एम्स में पोस्टमार्टम तीसरी बार करवाइए, और अब हो चुका है, एम्स की रिपोर्ट आ जाएगी। अब DGP साहब का कहना है कि इस सारे सवालों के बाद अब जांच क्या, कैसे, ये CBI जाने। अब CBI के हाथ में केस है। हालांकि इस आखिरी लाइन पर आकर मैं थोड़ा सा डिफर हूँ। मुझे लगता है कि एक स्टेट पुलिस, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, UP हो, कोई भी हो, बिहार पुलिस, वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट, CID हो, क्राइम ब्रांच हो, CBCID हो, स्पेशल सेल हो, ये सब अगर जांच करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, रिजल्ट आ जाता है, थोड़ा वक्त भी लेंगे, उंगलियां भी उठेंगी, लेकिन फिर प्रेशर पड़ता है तो ये लोग रिपोर्ट तो ले आते हैं और नतीजा सामने होता है।